पिछले दिनों काशी में वो घटा जिसकी बातें तो होती थी लेकिन जिसका प्रमाण हमारे पास नहीं था। महाराष्ट्र के 19 साल के देवव्रत महेश रेखे जी ने अपनी स्मृति मात्र से ही बिना शुक्ल यजुर्वेद को देखे हुए शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण करके दिखा दिया, वो भी मात्र 50 दिन में। आज से 200 साल पहले ये चमत्कार महाराष्ट्र के ही वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव जी ने 100 दिन में किया था। अब इससे पहले कि वेद की इस परंपरा को हम डिटेल में समझें, ये चमत्कार क्यों है, इसको जानने के लिए मैंने चैट जीपीटी से शुक्ल यजुर्वेद के एक मंत्र का दंड क्रम बनवाया और अगर इसे कोई देख कर भी पढ़े तो कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे और अगर हम 20 मिनट भी पकड़ लें तो 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण करने में कम से कम 55 दिन लगेंगे यदि आप प्रत्येक दिन 12 घंटे बिना रुके हुए पारायण करें। यानी देवव्रत महेश रेखे जी ने इसे कम से कम समय में करके दिखाया है। और जब से ये चमत्कार हुआ है, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कि जितने भी एंटी इंडियन, एंटी हिंदू, एंटी सनातन फोर्सेस हैं, उन सभी में खलबली मच गई है। उनका ऐसा मेल्टडाउन हो रखा है कि बस वो यही पूछते फिर रहे हैं कि इस फीट का देश को क्या फायदा। साथियों, आप सभी का हाइपरक्वेस्ट के इस बहुत ही विशेष एपिसोड में स्वागत है। आज के एपिसोड में हम इस वेद की अनूठी पाठ परंपरा को समझेंगे, इसकी आवश्यकता को जानेंगे और मैं आपको इसकी इंट्रिकेसीज में ले जाऊंगा और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका देश को क्या फायदा होगा। तो साथियों, आप सभी हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें जिससे हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। अब साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, हम सभी ने सुना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो यदि हमें यह समझना है कि वेदों की ये जो अनूठी पाठ परंपरा है ये कैसे जन्म ली होगी, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो पूरी वैदिक विद्या है वो मौखिक थी। यानी गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बोल बोलकर इस वैदिक विद्या को आगे बढ़ाती थी। तो अब हम यदि किसी चीज को बोल बोलकर आगे बढ़ा रहे हैं तो समय के साथ उसमें अशुद्धता की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि वेद कोई 25-30 लाइन की कविता नहीं है। वेद में हजारों मंत्र है। वेद में उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, संहिता है। तो जब आप हजारों मंत्रों को बोल बोलकर आगे बढ़ा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक अक्षर छूट जाए या एक नया अक्षर आ जाए या जिस तरह से स्वरों का उच्चारण करना हो उस तरह से आप ना कर पाए। तो इस समस्या का निवारण करने के लिए वेदों में पाठ की व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि आज जब हम लिख सकते हैं तो हमें याद करने की क्या आवश्यकता है। तो साथियों, अगर हम वेदों को लिख सकते हैं तो ठीक है, हम जो अक्षरों के क्रम है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं कि कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं, कितने पद हैं, कौन से देवता हैं, कौन से ऋषि हैं, ये सब हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वेद मंत्रों को कभी देखे हों तो उनमें स्वर भी मिश्रित होते हैं। आप अगर कोई भी मंत्र देखें तो उस पर कुछ विशेष चिन्ह आप देखेंगे और वैदिक परंपरा में मुख्यतः 4 स्वर होते हैं: अनुदात, उदात, स्वरित और प्रचय। तो ये जो विशेष चिन्ह है ये स्वरों को डिनोट करते हैं। लेकिन इनको लिख लेने से या मार्क कर लेने से सही से कैसे उन स्वरों को बोलना है ये हम पढ़ के नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है और इसीलिए ही आज तक पाठ परंपरा चली आ रही है। तो वेद मंत्रों को कंप्लीटली किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, किस प्रकार से प्रिजर्व किया जाए कि ये मनुष्य के अंत तक वेद मंत्र वाणी के रूप में बने रहें, वेद पाठ की एक विशेष व्यवस्था की गई। आइए इस वेद पाठ की परंपरा को जानते हैं। अब साथियों, वेद पाठ 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति पाठ, दूसरा विकृति पाठ। प्रकृति पाठ के अंदर भी पाठ 3 प्रकार के होते हैं: संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। और विकृति पाठ में जाएंगे तो विकृति पाठ के अंदर भी 8 प्रकार के पाठ होते हैं: जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ। तो साथियों, सबसे पहले प्रकृति पाठ को समझते हैं। प्रकृति पाठ का मतलब हो गया कि नेचुरली आप जैसे पढ़ेंगे, जैसे आप संहिता पाठ को लीजिए तो संहिता जैसी है, यानी मंत्र जैसा है, जिस क्रम में दिया है, जिस प्रकार की संधि हुई है, जिस प्रकार के स्वरों का प्रयोग है, यदि आप वैसे ही पढ़ते हैं तो उसे संहिता पाठ कहा जाता है। लेकिन जब आप पद पाठ करते हैं तो आप मंत्र को पदों में विभक्त कर लेते हैं, यानी जहां जहां संधि हो रखी है उन संधियों को तोड़कर जो भी पद है, पद मतलब शब्द आप ले सकते हैं, तो मंत्रों में जो जो शब्द हैं, जो जो पद हैं, उनको आप अलग अलग कर लेते हैं और उसके बाद आप उसका पाठ करते हैं तो इसे पद पाठ कहा जाता है। ये उस मंत्र की विषय वस्तु क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसको समझने में बहुत सहायक है। इसीलिए पद पाठ के आने के बाद
संहिता पाठ का महत्व घटता जा रहा था। तो संहिता पाठ का भी महत्व बना रहे, पद पाठ का भी महत्व बना रहे, इसलिए एक तीसरे प्रकृति पाठ की व्यवस्था की गई, क्रम पाठ की। अब इसमें मंत्रों को पदों में तो विभक्त किया जाता है, लेकिन हर एक पद का उसके आगे आने वाले पद और उसके पीछे आने वाले पद के साथ जोड़ा बनाया जाता है, जिससे जहां जहां संधि हुई है उसका भी आपको ज्ञान हो सके और पदों का बिना संधि के भी आपको ज्ञान हो सके, यानी आप संहिता पाठ भी समझ पाए और पद पाठ भी समझ पाए। इसलिए जो क्रम पाठ होता है वो दोनों पाठों का सम्मिश्रण है और आपकी मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करता है। और जो विद्वान संपूर्ण वेद शाखा का पाठ क्रम पाठ में कर लेता है उसे क्रमविद की उपाधि दी जाती है। तो साथियों, ये था प्रकृति पाठ। अब आइए विकृति पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अब साथियों विकृति पाठ की तरफ बढ़ते हैं। विकृति पाठ का मतलब है कि जो नेचुरल पार्ट है, यानी वेद मंत्रों में जो नेचुरल क्रम दिया गया है प्राकृतिक रूप से, उस क्रम को यदि हम एक विशिष्ट गणितीय प्रणाली से चेंज कर दें, इस प्रकार चेंज करें कि वो प्रिजर्व तो रहे लेकिन साथ में हमारी मेमोरी में भी बने रहे, तो इसे विकृति पाठ कहा जाता है। इसमें पहला है जटा पाठ। अब अगर आप जटा पाठ को देखें तो ये जो हमने क्रम पाठ पढ़ा था उस क्रम पाठ का ये विशिष्ट रूप है। थोड़ा सा ये और कॉम्प्लेक्स है। क्रम पाठ में हमने दो दो पदों के जोड़े बनाए थे, तो जटा पाठ में भी दो दो पदों के जोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन हर एक पद के लिए एक बार सीधा पढ़ा जाता है, एक बार उल्टा पढ़ा जाता है और फिर सीधा पढ़ा जाता है और ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। और चूंकि एक स्त्री की अगर आप चोटी को देखें तो उसमें एक बार सीधा जाना होता है, एक बार उल्टा आना होता है और फिर सीधा जाना होता है, इसीलिए इसको जटा पाठ कहा जाता है। अब माला पाठ को देखते हैं। माला पाठ में क्या होता है, जैसे माला होती है कि फूलों को हम एक माला में एक विशेष रूप में पिरोते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पदों को भी एक विशेष रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ये भी अगर आप जटा पाठ देखें या क्रम पाठ देखें तो उसका ही एक विशेष रूप है। तो जैसे आपका जटा पाठ था, अगर जटा पाठ में हर दो पद के बाद एक कॉन्शियस पॉज लिया जाए तो वो माला पाठ बन जाता है। माला पाठ भी दो प्रकार का होता है, पुष्प माला और क्रम माला। अब साथियों हम शिखा पाठ को समझते हैं। शिखा पाठ भी जटा पाठ का एक विशेष रूप है। तो जो जटा पाठ का सीक्वेंस होता है, एक पॉज के पहले अगर हम उस सीक्वेंस में अगला पद भी ऐड कर दें तो हमारा शिखा पाठ बन जाता है। अब साथियों चौथा है रेखा पाठ। रेखा पाठ में क्या करते हैं कि पदों को विभक्त करने के बाद 2 के, 3 के, 4 के और 5 के ग्रुप्स बनाए जाते हैं। हर एक ग्रुप में आपको सीधा भी जाना होता है, उल्टा भी आना होता है, और ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं इनमें सीधा जाना, उल्टा आना, इसके बीच में आप दो दो के जोड़े भी बनाकर रखते हैं, तो इसे रेखा पाठ कहा जाता है। फिर साथियों आता है ध्वज पाठ। ध्वज पाठ भी बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है। इसमें आप पदों को विभक्त करने के बाद प्रारंभ से और अंत से दोनों तरफ से पढ़ते हैं, दो दो के जोड़े में। तो पहले अगर आपने 1-2 पढ़ा तो पीछे से 99-100 पढ़ेंगे, फिर अगर आपने 2-3 पढ़ा तो फिर आप पीछे से 98-99 पढ़ेंगे, फिर आपने 3-4 पढ़ा तो पीछे से 97-98 पढ़ेंगे। तो यदि आप इस प्रकार से पाठ करते हैं तो इसे ध्वज पाठ कहा जाता है। अब साथियों इसके बाद आता है दंड पाठ। दंड पाठ को दंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप पद तो बनाते हैं, उसके जोड़े भी बनाते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक कदम आगे रखते हैं आपको वापस आना होता है। फिर जब आप नया पद लेंगे फिर आपको वापस आना होगा, फिर से शुरू करना होगा, और फिर जब आप नया पद लेंगे तो फिर वापस आना होगा, और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आपका पूरा मंत्र समाप्त ना हो जाए। अब साथियों आता है रथ पाठ। अगर आप मंत्र को क्वार्टर्स में विभक्त कर लें और फिर उनके पदों को एक साथ पढ़ें, यानी एक क्वार्टर से आपने एक जोड़ा लिया, दूसरे क्वार्टर से आपने दूसरा जोड़ा लिया, उनको साथ में रखने के बाद उसको आप उल्टा भी पढ़ें, और फिर जब आप आगे बढ़ें तो फिर आपने एक क्वार्टर से 2 जोड़े लिए, दूसरे क्वार्टर से 2 जोड़े लिए और फिर उनको उल्टा भी पढ़ा। तो इस प्रकार से जब आप 2 क्वार्टर्स के पदों को सीधा और उल्टा पढ़ते हैं तो रथ पाठ बनता है। और इसके बाद अंतिम है घन पाठ। घन पाठ में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उसके अनुसार ऐसी व्यवस्था है कि यदि आप अंत से प्रारंभ करें और प्रारंभ तक आएं और फिर प्रारंभ से अंत तक जाएं, इस प्रकार से अगर आप मंत्र का पाठ करते हैं तो उसे घन पाठ कहा जाता है। लेकिन आज अगर आप प्रचलन में देखेंगे तो प्रचलन में ये व्यवस्था कुछ ऋषियों द्वारा और मॉडिफाई की गई है। आज प्रचलन में जो घन पाठ होता है उसमें हम शिखा पाठ ही करते हैं, लेकिन जो अंतिम 3 पद होते हैं हर सीक्वेंस में उनको हम रिवर्स में और सीधा ऐसा करके भी जोड़ देते हैं, यानी क्रम पाठ भी कर देते हैं, तो ये हमारा घन पाठ हो जाता है। तो इस प्रकार 8 प्रकार के विकृति पाठ हैं। विकृति पाठ का उद्देश्य यही है कि हम इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें, आगे से पीछे से अलग अलग तरह से रिपीट करें कि वो हमारी मेमोरी में इस प्रकार प्रिजर्व हो जाए कि हम कभी उन्हें ना भूलें। और इस प्रकार प्रिजर्व करने से, मेमोराइज करने से भी अक्षरों का जो क्रम है उसमें भी त्रुटि नहीं होती है, कोई अक्षर छूटता भी नहीं है और ना ही किसी नए अक्षर के आने की संभावना रहती है। इस प्रकार जो हमारे वेद मंत्र हैं ये हजारों वर्षों से प्रोटेक्ट किए गए हैं, प्रिजर्व किए गए हैं और आज हमारे पास शुद्ध अवस्था में उपलब्ध हैं। इसी
वेद पाठ की परंपरा में शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा में दंड क्रम पारायण भी एक प्रकार का वेद पाठ है, जिसमें हम एक एक पद को लेते जाते हैं और उसका सीधा, उल्टा और सीधा पढ़ते हैं। यानी जैसे आपने 1 2 लिया तो 1 2 2 1 1 2 पढ़ना होगा। फिर आप 1 2 3 लेते हैं तो 1 2 3 3 2 1 1 2 3 पढ़ते हैं। फिर आप 1 2 3 4 लेते हैं तो 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 पढ़ते हैं। फिर अगर आप एक पद और जोड़ते हैं 1 2 3 4 5, तो आप इसको सीधा पढ़ेंगे, इसका उल्टा पढ़ेंगे और फिर सीधा पढ़ेंगे। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति वेद मंत्र को याद कर लेता है तो वेद मंत्र का भूलना लगभग असंभव हो जाता है। अब जो देवव्रत महेश रेखे जी ने किया है, इसका भारत को क्या फायदा है, विज्ञान को क्या फायदा है, समझते हैं। अब साथियों, देवव्रत जी की ये जो उपलब्धि है, ये कॉग्निटिव साइंस की फील्ड में एक बहुत ही अनूठा नेचुरल एक्सपेरिमेंट है। अगर साइंटिस्ट चाहें तो उन पर स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि आखिर ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है। ह्यूमन ब्रेन में एक हिपोकैम्पस एरिया होता है, वहां पर इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टेबलाइज हो रही है। और उसके बाद 2000 मंत्रों का दंड क्रम पारायण, यानी उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी करना है, तो ब्रेन में वो रिट्रीवल पाथवेज कैसे बनते हैं या उनमें क्या स्टडी करनी है, उसके लिए बहुत बढ़िया सिनेरियो है। इसके बाद लगातार बोलना, अगर हम बैठ के कुछ बोलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बोल पाते हैं, 2 घंटा बोल पाते हैं, तो उसके बाद हमारी जो वोकल मसल्स हैं वो दर्द करने लगती हैं। लेकिन ये जो वेद पाठी हैं, ये घंटों वेद के मंत्रों का पारायण कर लेते हैं, तो इससे जो वोकल मस्कुलेचर है उसकी स्टडी की जा सकती है। और उसकी स्टडी का उपयोग हम कहाँ करेंगे, स्पीच थेरेपी में। बहुत से बच्चे होते हैं जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं या सही से नहीं बोल पाते हैं, तो इस स्टडी से अगर हम वोकल मस्कुलेचर की स्टडी करें तो स्पीच थेरेपी में भी बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज को, प्रणालियों को हम डेवलप कर सकते हैं और स्पीच थेरेपी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितनी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे साथ क्या होता है, समय के साथ जब हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी मेमोरी वीक होती जाती है, लेकिन ये समस्या बच्चों में भी देखी जाने लगी है। अगर आप बच्चों को देखेंगे, ADHD की समस्या समय के साथ बढ़ी है। तो जो मेमोरी लॉस है, ADHD है या और भी अन्य मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आज AI के समय में, सोशल मीडिया के समय में बहुत ज़्यादा जो हम फोन्स पर ओवर एक्सपोज्ड हैं, जिनके कारण से समस्याएं बढ़ी हैं, अगर हम अपनी प्राचीन विद्याओं की तरफ बढ़ेंगे तो इन समस्याओं का समाधान भी पा जाएंगे। और जो हमने गुरु शिष्य परंपरा की बात की कि सुन सुनकर विद्या को कंठस्थ किया गया है, यानी हम ऑडिटरी पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन ये जो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं। इनको ब्रेन कैसे रजिस्टर करता है, इस फील्ड में भी स्टडी की जा सकती है। साथियों, मैंने अवधान विद्या पर, वैदिक अवधान की एक विद्या होती थी जिसके माध्यम से जो शिष्य होते थे, बच्चे होते थे, वो हजारों श्लोकों को, हजारों मंत्रों को कंठस्थ कर लेते थे। एक बार उनके अंदर वो सामर्थ्य आ जाता था तो वो किसी भी ग्रंथ को, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, वेद हो, उपनिषद हो, सबको वो सुना सकते थे। ऐसी विद्याएं थी भारत में। अगर आज कोई चाइनीज बच्चा ऐसा करके दिखाता है तो हम उसके पैरों में गिर जाएंगे, लेकिन यही भारत का कोई बच्चा करता है तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि अगर आज आप ट्विटर खोलेंगे तो पूरा आप देखेंगे कि मेल्टडाउन हो रखा है। बस यही प्रश्न उठाया जा रहा है कि इस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने अवार्ड दे दिया, ऐसा क्या कर दिया जिससे देश का फायदा हो। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हम विज्ञान को एक किनारे भी कर दें, ये एक तरह की ह्यूमन अकम्प्लिशमेंट है। हम किसी भी फील्ड में जब ह्यूमन कुछ अचीव करता है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। विराट कोहली के शतक मार देने से भारत को कोई ऐसा फायदा नहीं है, साइंटिफिक फायदा, कि इसरो की कोई सैटेलाइट लॉन्च हो गई, लेकिन फिर भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो विराट कोहली करते हैं वो बहुत कम मनुष्य कर पाएंगे। इसीलिए उन सभी चीज़ों को जो बहुत कम मनुष्य कर सकते हैं हम स्टडी करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हम स्टडी करते हैं। इनफैक्ट साइंटिस्ट बैठते हैं और उनकी बॉडी फिजिक्स को, बॉडी मोशन की स्टडी होती है कि आखिर ह्यूमन की कैपेसिटी कैसी है। तो ये भी एक हमारे पास अच्छा सिनारियो है और यहाँ पर तो हमें ब्रेन पर स्टडी करने को मिलेगी कि एक बच्चे ने इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को कैसे अपने ब्रेन में स्टेबलाइज किया। अगर हम इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे तो हमारे ही भारत में एक समय ऐसा था कि हजारों से भी ज़्यादा वेद पाठ की शाखाएं थी। आज भारत में ले दे के 3-4 शाखाएं बची हैं जो भी एकदम एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। और अगर मैं अवधानियों की बात करूं तो 100 भी अवधानी नहीं बचे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्या है जिसे हमें और सरकार को प्रिजर्व कराना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और मैं यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने तुरंत इस चीज को संज्ञान में लेते हुए देवव्रत जी को पुरस्कृत किया। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में जो फ्यूचर लैब्स होंगी, लेबोरेटरीज होंगी, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं होंगी, वो इन्हीं प्राचीन साधकों पर रिसर्च करके ह्यूमन कैपेसिटी को समझने का प्रयास करेंगी। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस विषय के बारे में बहुत कुछ डीप पता चला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में साझा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।